हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस लेक्चर्स को देखने के बाद ना आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स के प्रति जो नज़रिया है ना वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल को पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ने से पहले ना सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि रैंडमली 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 सेलेक्ट सेलेक्ट अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड। हम क्या कर रहे हैं, एक 52 वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड से हम रेंडमली एक कार्ड निकाल रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ इवेंट्स डिफाइन कर रहे हैं। मान लो कि ए इवेंट क्या है कि वो कार्ड जो हमारे पास है दैट कार्ड इज अ स्पेड। ओके, दैट कार्ड इज अ स्पेड, दैट कार्ड इज अ स्पेड। और हम बी इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, मान लो कि दैट कार्ड इज एन एस, दैट कार्ड इज एन एस। ये हमने डिफाइन किया दो इवेंट। अब आप बताओ कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड हमारे पास स्पेड हो। तुम्हें पता है कि प्लेइंग कार्ड्स में 52 वेल सफल्ड कार्ड हैं, जिसमें हमारे पास कितने स्पेड होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। कितने हमारे पास एस होते हैं, तो 4 एस होते हैं। तो चूंकि हम रेंडमली उससे निकाल रहे हैं तो ऑल कार्ड्स आर इक्वली लाइकली, जस्ट एज्यूम दैट ऑल कार्ड्स आर इक्वली लाइकली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नथिंग बट कि हमारे पास वो कार्ड स्पेड हो, तो इसके फेवर में 13 आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ 52, दैट इज 1/4। यहां से हमारे पास आया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज एन एस? कार्ड एस हो तो टोटल 4 एस कार्ड हैं, तो 4/52 दैट इज इक्वल टू 1/13। ठीक है, अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? कहने का मतलब वो जो कार्ड हो वो क्या होना चाहिए, एस भी हो और स्पेड भी हो। तो ऐसे कितने कार्ड हैं जो एस भी हैं और स्पेड भी हैं, बताइए। तो ऐसे एक ही कार्ड होंगे जो एस भी हैं स्पेड भी हैं। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? सो ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू 1/52। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? मीन्स that card is an ace एंड स्पेड, दोनों हो ये हमारे पास। तो एक ही कार्ड है जो दोनों होंगे हमारे पास। अब बाकी का खेल शुरू होता है। क्या खेल शुरू होता है कि हम इस पे ये देखना चाहते हैं कि अगर हम फर्स्ट कार्ड हमारे पास, हमने कार्ड उससे निकाला और हमें पता है कि वो सारे कार्ड हमारे पास कैसे हैं, हमारे पास मान लो स्पेड है, देन उसमें देखना है एस की प्रोबेबिलिटी क्या है। मीन्स हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी? मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए it is given that cards are ace। अगर एस हो तो उसमें ए कहने का मतलब क्या है, स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रेंडमली एक कार्ड निकाला। दिस इज अवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी। पी ए बाई बी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड? इट इज गिवन दैट कार्ड्स आर एस। मींस एस अकर हो चुका है। अब उस एस में बताओ कि स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज अवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? हमें पता है कि पी ए बाई बी इज नथिंग बट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. यस. एंड व्हाट इज पी ए बाई पी ए इंटरसेक्शन बी? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1/52 है. यस. एंड व्हाट इज पी बी हियर? पी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/13 है. तो 1/13 पुट करते हैं. तो यहां से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4. अब देखो क्या हुआ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या था? तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास था 1/4. यस, 1/4. ठीक है. अब फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू भी कितनी आई? 1/4 ही आई. कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमें दिया हुआ था कि बी अकर्ड हो चुका है, उसमें भी ए की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, वो चेंज नहीं हुई. ठीक है. क्या हुआ यहां पे? तो यहां पे ये हुआ कि इट इज गिवन दैट बी अकर्ड या अकरेंस ऑफ बी डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अकरेंस ऑफ ए वो सेम ही रहा. ठीक है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो कि अर्लियर जब हमारे पास 52 एस कार्ड था, सॉरी 52 कार्ड्स था ना, तो उसमें 13 हमारे पास स्पेड था. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4 चांसेस था. ठीक है. हम कोई भी कार्ड निकालेंगे 25% चांस इज देयर दैट कि वो स्पेड हो. अब हमारे पास दिया हो कि नहीं वो स्पेड एस है, तो उस एस में भी टोटल 4 कार्ड्स हैं, उसमें भी 1/4 चांस है कि वो हमारे पास क्या आ जाए? स्पेड आ जाए. इस लॉजिक को समझे? तो यही चीजें यहां पे हो रही कि हमने इवन सैंपल स्पेस कम कर दिया, उसमें भी उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही है, चेंज नहीं हुई है. ठीक है. तो यही स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं आगे कि अकरेंस ऑफ बी हैज नॉट affected the occurrence of या probability of occurrence of मीन्स बी अकर्ड हो चुका है, फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा. मीन्स अगर दूसरे सेंस में बात करें ना तो कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो इंफॉर्मेशन गेन? नो इंफॉर्मेशन गेन कहने का मतलब ये हुआ कि इवन हमने अपने सैंपल स्पेस को डिक्रीज कर दिया, उसमें भी उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही है, वो चेंज नहीं हुई है. ठीक है. तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सिमिलरली हम दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में भी करते हैं. क्या हम निकालते हैं अपोजिट डायरेक्शन में? नेक्स्ट हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए? द प्रोबेबिलिटी ऑफ that card is an ace. It is given that cards are spade. मीन्स अगर स्पेड हो चुका है या गिवन है तो उसमें एस की प्रोबेबिलिटी क्या है? यही हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी बाई ए बोल रहा है. यस. तो व्हाट इज पी बी बाई ए? अब बोलो सर पी बी बाई ए इज नथिंग बट पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए. क्या पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए सेम ही होता है? यस. कितनी वैल्यू दे रखी है पी बी इंटरसेक्शन ए? हमने निकाला था 1/52. And what is the probability of A? That is nothing but equal to 1/4. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा that is 4/52 that is equal to 1/13. कितना आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी? 1/13. अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी जो है
दैट इज इक्वल टू 1/13 है। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी इक्वल हमारे पास किसके, 1/13 के। तो क्या इस अकरेंस ऑफ ए वो कार्ड स्पेड है, फिर भी क्या बी की प्रोबेबिलिटी चेंज हुई, नहीं चेंज हुई। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अकरेंस ऑफ ए, यहां कौन अकर्ड किया, ए अकर किया। अकरेंस ऑफ ए, occurrence of A has not affected the probability of occurrence of B, कोई इफेक्ट नहीं डाला उसके ऊपर। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों सेम ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे ए अकर हो या ना हो, उससे उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसी टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कहने का मतलब जब आपके पास आपने सैंपल साइज घटा भी दिया ना, तब भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपकी प्रोबेबिलिटी सेम ही है। इसका मतलब सेम हुआ, चाहे वो अकर करे या ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम ही है। इसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहां पे ए और बी कैसे इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। दैट मीन्स अब फाइनली हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफाइन करेंगे। क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कहने का मतलब ए एंड बी, लेट ए एंड बी are two events defined on a sample space S। क्या बोला मैंने, if the probability of occurrence, if the occurrence of any event is not going to affect the probability of occurrence of another event, then those events are called independent events. So if the occurrence of one event has not affected the probability of occurrence of another event, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। सिंपल सोचो कि कोई इवेंट अकर हो या ना हो, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम ना फॉर्मली क्या करते हैं, जो एक लॉजिकल हाउ विल चेक, चलो ठीक है ये डेफिनेशन हमने समझ गया, बट हाउ विल डायरेक्टली चेक वेदर टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो हमने अभी क्या देखा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होगा, कोई अकर करे या ना करे, ये सॉरी ना करे का बात ही नहीं, अकर करने पे भी उसके हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएगा उसके प्रोबेबिलिटीज पे। दैट मीन्स probability of B by A is same as whom? It is same as probability of A. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, probability of A के इक्वल होगा, probability of A, this will be equal to probability of B. And one more thing, हमें पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में क्या होनी चाहिए, जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब B by A निकाल रहे थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कांट बी जीरो। यस, ए जीरो नहीं होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चलो ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बाई बी, ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी अकर्ड हो चुका है उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हमें क्या पता है
हमें पता है फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्या पता है हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास बी बाई ए। ठीक है, तो पुट करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास होगा ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल, देन दिस विल डायरेक्टली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो डायरेक्टली इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, देन दोज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर आपने अभी यहां पे लिया, आपने जब ये चीजें डिफाइन किया, देन दैट इज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके लिए क्या, ठीक है, आगे देखेंगे कि अगर जीरो हो तो क्या हो, क्या वेदर दोज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मान लो कि हमारे पास क्या हो, शायद मैंने हेडिंग डाला है क्या, वो नहीं, चलो ठीक है, हमने बोला क्या कि लेट, चलो ठीक है, हमने मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो है, आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो है या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू जीरो। देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एज इम्पॉसिबल इवेंट, एज इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, यस एक ऐसा इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट। अब बताओ कोई इम्पॉसिबल इवेंट है मीन्स वो हो ही नहीं सकता है, क्या वो हो या ना हो उससे आगे किसी के प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने ये बोला कि हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक डाई को थ्रो किया, हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। हमने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज 7, ऑब्वियसली दिस इज जीरो, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये हो या ना हो, ऑब्वियसली ये इसके होने ना होने के बराबर है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या इंपैक्टेड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या इंपैक्टेड होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स हम अगर बात करें तो इम्पॉसिबल इवेंट एंड एनी इवेंट, एन इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट या अकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, हम अगर बात करें इन द टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, अकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, अकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट is not going to affect the probability of other event। इसका मतलब क्या है, कोई इंपैक्ट करने वाला नहीं है, इसका मतलब एक इम्पॉसिबल इवेंट, दस इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट एंड एनी इवेंट is always independent, always independent। अब लोग सर ये वाइस वर्सा करके दिखाओ। अब बताओ कोई भी इवेंट हो, 1 अकर हो, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/6। ठीक है, तो क्या 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 आने से क्या नेक्स्ट जब हमारे पास क्या है उसमें हमारे पास अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर नंबर इज 7, अगेन जीरो, क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा। क्या कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है, कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास क्या हो। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि हमारे पास एक इम्पॉसिबल इवेंट और एक कोई भी इवेंट ऑलवेज इंडिपेंडेंट हो। क्या ये चीजें हमारे पास यहां से भी वेरीफाइड होती है? तो हमें पता है कि अभी तक हमने देखा कि हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, then probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B. Yes, this चीज हमने अभी तक देखा। अब मैं यहां से देखना चाहता हूं क्या ये चीजें वैलिड हैं इसके लिए भी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B जीरो के इक्वल हो। तो अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू जीरो है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल इवेंट है। अब बताओ अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो क्या A इंटरसेक्शन B हमारे पास फाई होगा? यस, एम्प्टी होगा हमारे पास। जब A इंटरसेक्शन B फाई होगा तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B? नथिंग बट इक्वल टू जीरो। Is this equal to probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B? Yes, because probability of A equal to 0, then 0 into something will be equal to 0, then this is also equal to 0. सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आप कोई भी लेकर देखोगे, इस दोनों में कोई भी एक जीरो होगा ना तो ये इंटरसेक्शन हमेशा फाई आएगा, और फाई आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। मीन दिस पर्टिकुलर थिंग्स इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी इवेंट्स, ठीक है, आइदर दैट इज इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए ना इसको ट्रिवियल केस भी बोलते हैं। ये जो चीजें हमने देखा ना अभी जो थोड़ी देर पहले, ये जो चीजें देखा, ये दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल केसेस। ट्रिवियल केस ना जो हमेशा हो ही, ये ट्रिवियल केस है। तो आप चाहे उस ट्रिवियल केस को इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, ये हमेशा होगा, ठीक है। अब मैं यहां पे बताने वाला था कि चलो ठीक है, अब फॉर्मली ना हम अलग तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफाइन करेंगे। तो हमने बोला कि लेट टू इवेंट्स A and B are defined on a sample space S. Then if the simultaneously occurrence of A and B is equal to product of individual probability, then they are called independent events. That means हमने क्या बोला? That is कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर इक्वल हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, then these events are nothing but independent events, ठीक है। What is the meaning of probability of A intersection B? Means simultaneously occurrence of both, ठीक है। यहां पे भी लिख देते हैं probability of simultaneously occurrence of A and B, ओके। तो अब हम ये समझ गए हैं कि दिस इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी इवेंट्स, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो मेन डाउट जो क्रिएट होता है ना बच्चों के बीच में या टीचर्स के बीच में भी इवन क्रिएट होता है, ठीक है, वो होता है किसके बीच में कि वेदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बीच में। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमने ट्रिवियल केस को हटा देते हैं। ट्रिवियल केस में हमें पता है कि ट्रिवियल केस में हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर ए हमारे पास क्या हो
किसके इक्वल हो जाए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा, देन ए एंड बी विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको हटाते हैं, कैसे हटाते हैं, अलग से हटाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही है, दैट इज कंफ्यूजन बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पहले मैं बता देता हूं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, ये दिस इज डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस, डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। और ओनली यही क्राइटेरिया होता है कि अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, फाई के इक्वल होना चाहिए। मैं दूसरे टर्म्स में बोलूं तो डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाए, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो हो वो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाए देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दो चीजें हमारे पास। अब बताओ कि हमने बोला कि मान लेते हैं कि ए और बी दो इवेंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, चलो ठीक है एक सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं कि एक डाई को हमने थ्रो किया, डाई को हमने थ्रो किया और हमारे पास सैंपल स्पेस हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। हमने यहां पे एक इवेंट डिफाइन किया दैट इज इवन, दैट इज इवन नंबर्स की आउटकम्स इवन नंबर आए तो हमारे पास यहां पे हो जाएगा 2 4 6। और हमने एक E2 इवेंट डिफाइन किया दैट इज आउटकम ऑड नंबर आ जाए 1 3 5। Obviously E1 intersection E2 is 5, yes, ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमारे पास what is the meaning of E1 intersection E2 कि that number या that outcome is both even and odd, even and odd, ये आ जाए हमारे पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 intersection E2 that will be equal to 0, ठीक है हमारे पास। What is the probability of E1 here? Probability of E1 is nothing but 1 by 2. What is the probability of E2 here? That is nothing but equal to 1 by 2. If this particular thing is equal to probability of E1 into probability of E2, no. These events are not independent events. Means E1 and E2 are not independent events. मीन्स वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था लेकिन ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। क्या यहां से हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यस, वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन, और बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन है। इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बीच में। इवन देयर इज अ केस इन विच बोथ आर टोटली अपोजिट, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। कैसे अपोजिट है देखो, अगर सोचो कि हमारे पास लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी events defined on a sample space S, two non-empty mutually exclusive events defined on a sample space S। then क्या होगा देखो, then अगर मैं बोलूं then A and B will be never independent events। कितना अपोजिट है। अगर वो दोनों नॉन एम्प्टी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एम्प्टी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मींस उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। तो जब वो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा, सिंस ए नॉन एम्प्टी है तो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। दिस प्रोबेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी आल्सो ग्रेटर देन 0। तो अगर ये इंडिपेंडेंट हो
फॉर इंडिपेंडेंस probability of A intersection B should be equal to probability of A into probability of B. That means probability of A into B, since both are positive, this must be positive, this must be positive, that is probability of A intersection B must be positive. That implies कि A intersection B जो होना चाहिए does not equal to 5, जो कि contradict कर रहा है हमारे statements को. That means A and B will be never independent. सेम अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सच दैट उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, जीरो नहीं है, मींस पॉजिटिव है, तो वो भी कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते हैं. दैट मींस अगर टू नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज वाले इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोलता है कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा याद रखना कि अगर नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं तो कभी भी अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, अगर इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते. ठीक है, एक ही केस है दैट इज ट्रिवियल केस जहां पे वो चीजें हो सकती है. मीन्स अगर किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, वो हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट हो या एम्प्टी इवेंट्स हो, देन इन दैट सिचुएशन हो सकता है, बट दैट इज ट्रिवियल केस. अपार्ट फ्रॉम दैट इसलिए हमने नॉन एम्प्टी लिया है, एम्प्टी नहीं लिया है. सो दूसरा सिचुएशंस हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि इफ A and B are two independent events such that आजकल ये ऊपर चला जाता है, हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे आई थिंक एक लाइन में लिखने का. ठीक है, such that probability of A is greater than 0 and probability of B is greater than 0, then A and B are not mutually exclusive event. देखें तो देयर इज नो लिंक बिटवीन फॉर नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज जो इवेंट्स, उसके बीच में कोई लिंक ही नहीं है हमारे पास. ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है. दैट मीन्स कि जब भी हमारे पास कोई भी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो और उसमें उसकी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन जीरो हो दोनों की, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ही. क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी which is greater than 0. That means A intersection B is not equal to 5. Thus कि A and B are not mutually exclusive नहीं है. इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझना. बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज में. इसमें कंफ्यूजन आई थिंक अब आपके क्लियर हो गई होगी. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ 3 इवेंट्स एंड 4 इवेंट्स. तो हमने बात किया कि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होगा, तो जब वो हमारे पास क्या हो कि उसका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B हमारे पास किसके इक्वल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. अब व्हेन वी से दैट 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, देखो कि हमारे पास मान लो कि इफ A, B and C are three events defined on a sample space S. किसी सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड है. ठीक है, तो ऑब्वियसली सोचो जब तीन हमारे पास है इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, यहां पे बचना एक चीज से, वो मैं बता रहा हूं कि अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो ऑब्वियसली पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो पहला हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस शुड बी इक्वल टू हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सिमिलरली हमारे पास क्या होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास
B intersection C, this should be equal to probability of B into probability of C. And next, probability of A intersection C, this should be equal to probability of A into probability of C. That means they must be pairwise independent. They must be pairwise independent. पेयरवाइज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड वो तीनों भी आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा। अब लोग सर अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी बोथ अकर्ड। तो सिंस यहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो बी की प्रोबेबिलिटी ए के अकर होने से कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सी की प्रोबेबिलिटी दोनों के अकर होने से कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दैट मीन दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास सी। दिस मस्ट बी इक्वल टू, दैट मीन्स दे मस्ट बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट एंड दे मस्ट बी ट्रिपली इंडिपेंडेंट। ये हमने वर्ड निकाल लिया, ट्रिपली इंडिपेंडेंट। अगर ये चारों फोरों कंडीशंस लागू होते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो म्यूचुअली क्या है, इंडिपेंडेंट है। सभी आपस में क्या है, एक दूसरे से भी, और सभी भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इफ above all conditions satisfied, then they are mutually independent, या सिंपली बोले तो इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। सिमिलरली अगर बात करो, सोचो आप कि अगर 4 इवेंट्स डिफाइंड हो तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो पेयर वाइज हमारे पास इंडिपेंडेंट होने चाहिए, फिर ट्रिपली भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और चारों मिलके भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें कि इफ ए बी सी एंड डी are 4 events defined on a sample space S, तो अगर हमारे पास क्या हो कि ये हम पे यहाँ पे कंडीशंस बढ़ जाएंगी। अब सोचो पेयर वाइज लेना है तो 4 है, 4 में से 2 लेना है तो 4C2 हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 6 आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये होना चाहिए। साथ में हमारे पास पी बी इंटरसेक्शन सी, दिस शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जितने भी 6 पेयर से लिख लो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ और क्या बच गया, बी सी बी डी, बी इंटरसेक्शन डी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। This all 6 should be independent. Means this should be PA into PC, this should be PA into PD, and this should be equal to PB into PD, and this should be equal to PC into PD. These all 6 pair means they should be pair wise independent first. Next, triply independent. अच्छा मैं थोड़ा ऑन कर लेता हूँ। इंडिपेंडेंट, ट्रिपली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब बताओ 4 है, उसमें से 3 सेलेक्ट करना है, कितने तरीके कर सकते हैं, 4 वेज। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
probability of B intersection C intersection D, C intersection D, and probability of A intersection B intersection D, and probability of A intersection C intersection D. These all should be independent. That means probability of A into probability of B into probability of C, probability of B into probability of C into probability of D, probability of A into probability of B into probability of D. मेरा हाथ दुख जाएगा यार लिखते लिखते ये सब. Probability of A into probability of C into probability of D, and last वो खुद में भी चारों भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए. मीन्स ये कंडीशन भी होनी चाहिए. दैट मीन्स पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी. मीन्स अगर ये सारे कंडीशंस वैलिड है ना ऊपर जितने हैं, देन ऑल दोज इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. इफ above all conditions satisfied, then A, B, C and D are mutually independent. ऐसे जनरली ये चीजें कभी पूछी जाए नहीं, बस मैं जनरलाइज करने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा. तो एक बार अगर 4 है तो एक बार पेयर वाइज लो 4C2, और एक बार 4C3, एक बार 4C4. देख लो कि ये सारे कंडीशंस वैलिड हैं या नहीं. अगर हैं तो सही है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. इस लेक्चर्स में ना हम बस थ्योरी पार्ट्स कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे. अभी कुछ थ्योरीज हमारे पास और बाकी है. दैट इज नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंस रिलेशंस इन्वॉल्विंग ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर बी या फिर ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये जितने भी बनेंगे ना कॉम्बिनेशंस, ये सारे भी इंडिपेंडेंट होंगे. कैसे, मैं आपको एक को प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी आप एज इट इज कर लेना. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इफ ए एंड बी, कितना प्यारा लिखा रहा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट events, then हमारे पास क्या होगा, A complement and B are also independent event. ये भी हमारे पास होंगे. नेक्स्ट हमने क्या बोला कि हमारे पास A एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे और ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट. थर्ड हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट. ये हमारे पास भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे. ठीक है, तो ये कहने का मतलब सिंपल सा है कि ए बी इंडिपेंडेंट है ना, तो ए कंप्लीमेंट एंड बी भी होगा, ए एंड बी कंप्लीमेंट भी होगा, एंड ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट भी होगा. ठीक है, अब चलो ठीक है, हम इसको प्रूव करते हैं. हमें क्या प्रूव करना होता है कि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, और सर सिंपली उसका जो इंटरसेक्शन हो दैट शुड बी इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज. दैट्स इट. या तो हमारे पास क्या है, आजकल ना टीचर को जोकर बनना पड़ता है यार. कभी कभी बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है यार कि आई मीन्स मैं फैकल्टी हूँ, आई एम नॉट योर इंटरटेनर. ठीक है, मीन्स या देयर शुड बी अ मीन्स इंटरेस्टिंग वे टू टीच, बट ऐसा नहीं कि वहां पे ये हो जाए कि हमें आपके लिए जोकर बनना पड़े. कुछ है ना, मैं मीन्स एक्चुअली मैं उतना रील्स वील्स नहीं देखता हूँ, बट मैंने एक दिन देख रहा था, वो कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर, कूद कूद के बताओ, कूद कूद. अब मैं आपके लिए कूद कूद के इंडिपेंडेंस इवेंट्स बताओ. ठीक है, तो कैसा लगेगा बताओ. ठीक है, चलो ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमारे पास
कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास गिवन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, what will the probability of A intersection be? This will be nothing but equal to probability of A into probability of B. Yeah, correct. ठीक है, let's suppose this is our equation. Now we have to prove that A dash and B dash are independent. That means what we have to prove that? Prove that probability of A dash या A complement intersection B should be equal to probability of A complement into probability of B. This I have to prove. ठीक है, चलो ठीक है. सबसे पहले समझते हैं कि यार भाई ये आखिर है क्या. ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या है? बता सकते हो कोई कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होगा? थोड़ा सा देखते हैं वेन डायग्राम से. क्या मेरा चेहरा तो यहाँ नहीं आ रहा ना? अगर आ रहा तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ. दिस इज अवर सैंपल स्पेस एंड लेट्स सपोज हियर वी हैव टू सेट ए एंड बी. अरे यार, yellow. Yeah, A and B we have two. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमें क्या दिखाना है कि हमें ये फाइंड करना कि भैया ये आखिर है क्या. तो एक ए डैश इंटरसेक्शन बी, क्या ए डैश इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास होगा दैट शुड बी ओनली बी होगा. दिस इज ओनली बी. यस, होगा हमारे पास. और ये रीजन हमारे पास क्या है? दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी. तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या? ओनली बी है. ठीक है, क्या हमने बताया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी? क्या होगा प्रोबेबिलिटी ओनली बी का? अगर नहीं याद है, याद नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी. दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी. ओनली बी. ठीक है, क्या होगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. तो अब बताओ कि हमारे पास क्या पता है कि सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन व्हाट विल द इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कहां से आया ये चीजें? फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1. क्या दोनों में कुछ कॉमन है? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज कॉमन, तो वी कैन टेक दिस आउट. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. व्हाट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? is nothing but A complement. So this is nothing but probability of A complement. Means हम प्रूव कर पाए कि probability of A complement intersection B is nothing but equal to probability of A complement intersection probability of B. Thus A complement and B are independent events. कैसे events होंगे? Independent events होंगे. सेम वे आप सभी को प्रूव कर सकते हो. आप पहले देख लेना कि हमारे पास वेन डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, then find that one simply. ठीक है, सेम अगर हम बात करें ना अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ए बी सी अगर ये तीनों भी इंडिपेंडेंट है ना, तो उसके भी ऐसे जो पेयर्स होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, बस नोट कर लो. अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कुछ खास फॉर्मूलाज के ऊपर जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट से आ रहा है. क्या हमारे पास है? हमारे पास है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी? वन ऑफ ए एंड बी, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, अब हमें यह प्रूव करना है कि दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट 1 minus probability of A complement into probability of B complement. This we have to prove. कैसे होगा? देखो, सिंपल है. दिया हुआ ने A and B are two independent events. Yes, जब A and B are two independent events है, two independent events है, तो हमारे पास क्या होगा? A कंप्लीमेंट जो है ना,
एंड बी कंप्लीमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। एंड व्हाट विल द वैल्यूज ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। अगर मैं पूछूं कि ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट वेन डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर ये ए बी है और दिस इज आवर सैंपल स्पेस, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये सारे रीजन है आउटर वाले रीजन, मीन दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। और ये हमारे पास किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। सेम हम यहां से बात करते, तो सुन ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमें ए यूनियन बी चाहिए ना, यस, तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। और यहां से हमारे पास आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। मींस अब अगर हमें पता चल गया ना ए और बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि हम कैसे एक इंडिपेंडेंट इवेंट, मान लो कि तुम दो दोस्त मिलकर एक प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली अलग अलग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है, और तुम्हारे फ्रेंड्स की जो प्रोबेबिलिटी है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, दैट इज मान लो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 1/3 है। अब मैं पूछ रहा हूं कि आप दोनों, अब मान लो कि दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? कहने का मतलब क्या, आइदर आप सॉल्व कर दो या वो सॉल्व कर दे या दोनों सॉल्व कर दे, मींस एटलीस्ट 1। तो यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल टू 2/3। और यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं दैट इज 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2, मींस 50% चांस है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनिशियली क्या था, आपकी कितनी परसेंट थी? 25%, इसकी कितनी थी हमारे पास? 33 पॉइंट समथिंग परसेंट। अब वो प्रोबेबिलिटी दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसकी कितनी चांस है हमारे पास? 50% चांस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ, then the probability of occurrence of at least one of A and B and C। अब बताओ कि अगर सिंस A B C, A and B and C अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्या A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे? यस, होंगे हमारे पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी पेयर वाइज होगा तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बी सी पेयर वाइज होगा तो बी एंड सी भी हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा, थस ये तीनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बोला कि हमें क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस शुड बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट into probability of B complement into probability of C complement, ठीक है। मीन सब तीन दोस्त हो इंडिपेंडेंटली मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर वैसा क्वेश्चन हो तो हम जल्दी से इससे निकाल सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मीन आइदर तुम कर दो या वो कर दो या कोई भी करे, मीन प्रॉब्लम हमें सॉल्व चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगा ना जब एटलीस्ट वन ऑफ यू विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यस। तो बताओ कि इसको प्रूव करना है, चलो इसको मैं प्रूव कर देता हूं, फिर आगे एक्सटेंड कर देता हूं। मैं प्रूव के पीछे बहुत भागता हूं क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है कि आपको ऐसे नहीं कुछ हवाई बातें कर देना। अब बताओ कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्लीमेंट हमारे पास, सॉरी ए बी सी इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली ये तीनों भी इंडिपेंडेंट होगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट विल बी नथिंग बट equal to probability of A complement into probability of B complement into probability of C complement, ठीक है। तो जब ये चीजें हमारे पास है, देन हमारे पास ये क्या है? ये नथिंग बट A यूनियन B यूनियन C
होल का कंप्लीमेंट। अब यहां से आप प्रूव कर लो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस विल बी इक्वल टू दिस, एंड यहां से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर थिंग्स कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ, ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास मल्टीपल है ना, हमारे पास दिया हो कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN हमारे पास क्या है, आर एन म्यूचुअली MUTUALLY म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं यूनियन I इक्वल टू 1 से लेके N AI, समझ रहे इसका मतलब क्या है, जैसे नथिंग बट A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN, एंड दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस पाई प्रोबेबिलिटी ऑफ AI कंप्लीमेंट I इक्वल टू 1 टू N। ये समझ में आ रहा है ये क्या है, पाई मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कंप्लीमेंट डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN कंप्लीमेंट, दिस इज, so this can be extended for any number of n mutually independent events। या अब हम देखते हैं कि यार कि कुछ एग्जांपल्स बताओ यार, जनरल एग्जांपल जहां पे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स में तो चलो ठीक है कभी दिया हो सकता है कभी नहीं दिया हो सकता है, हाउ विल आइडेंटिफाई दैट वेदर आवर प्रॉब्लम्स इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात किया ना कि दो पर्सन हो वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हो, देन हमारे पास वो कैसे इवेंट्स हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, मीन्स आपको वर्ड्स लाइक इच टाइम अगेन इंडिपेंडेंटली अगर दिया हो तो हमारे पास क्या समझना है, इंडिपेंडेंटली इवेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हमारे पास विथ रिप्लेसमेंट हो तो वो इंडिपेंडेंट होगा, अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दैट इज डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि वहां पे सैंपल जो है ना उस सैंपल चेंज सैंपल स्पेस में उसकी प्रोपर्टीज चेंज होते जा रही है। सेपरेट रैंडम डिवाइस है, मतलब सेपरेट रैंडम डिवाइस है, अलग अलग डिवाइस है, मींस दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स है, अगर बोले तो नेचुरली इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, नेचुरली इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसा कुछ हो, इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम्स लेंगे जो कि हमारे पास बल्ब्स और स्विच से रिलेटेड होगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। रिपीटेशन ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल throwing a die, throwing die again and again, again and again, अगर हम डाई को अगेन एंड अगेन थ्रो करते हैं तो क्या उससे हमारे पास किसी की प्रोपर्टीज कोई चेंज होगी, क्या पहले क्या आया डाई में, अगर मान लो कि डाई में पहले 1 आया तो क्या इससे आगे जब हम थ्रो करेंगे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। तो इस टाइप्स के जब हमारे पास टर्म्स होंगे ना वो नेचुरली हम धीरे धीरे समझने लगेंगे कि ओके this particular problem is related to independent events and this particular problem is related to dependent events। ठीक है, तो हम इस लेक्चर्स को अब यहीं पे एंड करते हैं। ये लेक्चर्स मेरे दिल के बहुत करीब है और आई थिंक आपको मजा आया होगा, ठीक है। ज्यादा मजा नहीं लेना है, चीजों को समझना है और आने वाले लेक्चर्स के लिए तैयार रहो जहां पे हम बस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर्स में हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए और ये भी बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वीडियोस को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय। और इस लेक्चर्स में आपको हाँ मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा, इसके ऊपर कुछ बेसिक असाइनमेंट दूंगा मैं, ठीक है, मैं क्रिएट करूंगा, मैं असाइनमेंट दूंगा। चलिए बाय बाय।